ठीक है। तो आगे जो अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पार्ट 5 या भाग 5 के बारे में। ठीक है, और इसी के पैरेलल भाग 6 है। तो यहाँ से लगभग 200 आर्टिकल कवर हो जाते हैं। जैसे पार्ट 5 52 से लेकर 151 तक लगभग 100 आर्टिकल। फिर इधर जाएंगे तो 152 से लेकर 237 तक, यानी 52 से शुरू होगा और 237 पे जाके खत्म होगा। यानी लगभग लगभग कितने आर्टिकल है, 200, लगभग 140 के आसपास क्या है आर्टिकल है। कोई दिक्कत परेशानी, अब इसके बारे में समझना है, पढ़ना है। स्पेशली यहाँ पे आपको बढ़िया से भाग 5 में क्या क्या है एक बार समझिए। तो भाग 5 में कार्यपालिका तो समझ गए ना क्या होता है। कार्यपालिका जिसका काम है कानून को लागू कर। तो यहाँ पे संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। फिर संघ की विधायिका समझ रहे हैं ना, जो कानून बनाती है संसद, विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। फिर न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका मतलब जिसका काम न्याय करने की है, न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत। उसके बाद से एक कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग के बारे में एक यहीं पे डिस्कशन आएगा। अभी ये 52 से लेकर जो 151 आर्टिकल है इसको अलग अलग बांटा गया है। जैसे संघ की कार्यपालिका, तो संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है 52 से लेकर कहाँ तक, 78 तक, जिसमें आपको शामिल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद और महान्याय। और संघ की कार्यपालिका में यही 5 है और इसके अलावा कोई नहीं है। इसको भी दिमाग में रखना है। निम्न में से कौन कार्यपालिका के भाग है, कौन नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये संघ के कार्यपालिका के 5 लोग हिस्सा हैं। ठीक है, आर्टिकल है 52 से लेकर 78 तक। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका। 78 खत्म तो क्या आएगा, 79 विधायिका, 79 से लेकर कहाँ तक, 122 तक। अभी पीछे में देखे थे कि संघ की विधायिका क्या है, संसद के लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, कैसे पूरे कानून वगैरह बनता है, कैसे पारित होता है, विधेयक क्या होता है, एक्ट क्या होता है, पूरा प्रोसीजर क्या है, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, कौन कौन सा बिल किस बहुमत से पारित होता है, बिल का अलग अलग प्रकार, लोकसभा का इलेक्शंस कैसे होता है, राज्यसभा का कैसे होता है, ये पूरा डिटेल यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो पूरे पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे आप। उसके बाद से पढ़ेंगे न्यायपालिका, जुडिशरी के बारे में। हालांकि जुडिशरी एक ही साथ कवर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो एक ही पैलर में खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से कैग, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का जितना पैसा खर्च होता है उन सारे पैसे की पाई का हिसाब किताब, उसको ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसको दिया गया है, सीएजी को दिया हुआ। तो भारत सरकार जो भी पैसा खर्च करती है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करती है, उसको ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसके पास है, सीएजी या कैग के पास है, जो एक संवैधानिक संस्था है। तो फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। बीच में एक आर्टिकल 52 से 78 हो गया, 79 से 122 हो गया, फिर 179 से 122 हो गया विधायिका, फिर न्यायपालिका है 124 से 147, बीच में 123 मिसिंग है, तो 123 यहाँ पे है, नोट करके लिखा हुआ। आर्टिकल 101 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब पार्लियामेंट सीटिंग में नहीं होता है तब राष्ट्रपति को ऐसी पावर दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस या अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकता है। ये भी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ऑर्डिनेंस क्या होता है, कब लाया जा सकता है, कब कितने दिन तक ये अप्लाई होता है, अभी ऑर्डिनेंस का क्या हाल चल रहा है, उसके बारे में सारा डिस्कशन होगा। ठीक है, जितना बढ़िया से पार्ट 5 या भाग 5 को समझेंगे उतना ही बढ़िया से भाग 6 समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बाई वन और गेट वन के समान है। एक नहीं बढ़िया से समझेंगे, दूसरा बढ़िया से सही समझ में, क्योंकि दूसरा सब एक दूसरे के समानांतर हैं। जैसे अब देखो राज्य की कार्यपालिका है, तो राज्य की कार्यपालिका राज्य 152 से लेकर 237, तो 152 में राज्य की परिभाषा पहले दे दी गई है। ठीक है, उसके बाद से राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका 153 से लेकर 167, जिसमें राज्यपाल आएगा, चीफ मिनिस्टर, और वहाँ पे उपराष्ट्रपति है, यहाँ पे उपराज्यपाल। स्टेट में कोई उपराज्यपाल जैसा कोई पद नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। फिर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद, और फिर जैसे वहाँ महान्यायवादी है तो यहाँ पे महाधिवक्ता। जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति है वैसे राज्यपाल है, जैसे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद है, वहाँ पे महान्यायवादी है, यहाँ पे महाधिवक्ता। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड ऑफ द स्टेट या भारत का हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य सरकार का हेड ऑफ द स्टेट या राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है।
इसलिए राष्ट्रपति और उसकी शक्तियां, उसका कार्य जितना बेहतर से समझेंगे, उसका रिपीट टेलीकास्ट आपको कहां पर देखने को मिलेगा? राज्यपाल। ठीक है। वैसे ही जैसे प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे इनका काम होता है, मंत्रियों के अलग अलग प्रकार, कैबिनेट मंत्री कौन होता है, राज्य मंत्री कौन होता है, उप मंत्री कौन होता है, राज्य मंत्री के भी स्वतंत्र प्रभार और फिर किसी मंत्रालय के अधीन इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन इसको पद से हटा सकता है, कौन से लोग मंत्री बन सकते हैं, मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, ये सब आपको इस वाले टॉपिक में फिर उतना ही डिटेल में यहाँ पे अब नहीं कराया जाएगा, चीफ मिनिस्टर और मंत्री परिषद, क्योंकि सारी बातें यहाँ पे डिस्कस हो चुकी हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर महान्यायवादी, तो इधर महाधिवक्ता, भारत सरकार के ऊपर जो भी केस होता है उसको सुप्रीम कोर्ट में डिफेंस करने के लिए कौन जाता है? महान्यायवादी। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी केस होता है तो स्टेट सरकार की तरफ से, भारत राज्य सरकार की तरफ से जो वकील पेश होता है न्यायालय में, वो कौन होता है? महाधिवक्ता। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब संघ की विधायिका के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। इस संसद में कैसे कानून बनता है, संसद कैसे उसका कार्य प्रणाली है। ठीक है। कब 11 बजे से सीटिंग में बैठती है तो 0 आवर क्या होता है, फिर प्रश्न काल क्या होता है, 0 काल क्या होता है, लंच के बाद से कैसे पूरा कानून बनता है। ठीक है। राज्यसभा के सभापति कैसे पूरे राज्यसभा को हैंडल करता है, लोकसभा का अध्यक्ष कैसे अपने लोकसभा को हैंडल करता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, जितना डिटेल में यहाँ पे सारी चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाएगी, उतना डिटेल में फिर राज्य विधायिका पे वो नहीं वहाँ पे, क्योंकि पीछे बातें सारी डिस्कस हो गई, तो जरूरी बातें यहाँ पे जो वहाँ पे नहीं बात हुआ होगा वो सारा यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो बढ़िया से भाग 5 को पहले पढ़ लेना है, उसके बाद से भाग 6 बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है। तो अगले 15-20 दिनों तक पूरा पार्ट 5 के बारे में बढ़िया से डिटेल में चलेगा। ठीक है। इसको कुछ हम नोट्स से करेंगे, कुछ आपको कॉपी पे यहाँ पे लिखवाया जाएगा। ठीक है। जहाँ पे जैसा ज़रूरत वैसा इस्तेमाल होगा। तो बढ़िया से 15-20 दिन तक भाग 5 को पढ़ना है कि आगे 10 दिन भाग 6 बढ़िया से समझ में। बोलो ना जैसनो। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक कहाँ से शुरू होगी? कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में भी सबसे पहले क्या आएगा? राष्ट्रपति। यहां से प्रक्रिया अब क्या होगी? आरंभ होगी। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। तो नेक्स्ट इसको लिख लीजिएगा घर पे, इतना जगह छोड़िए कॉपी पे। छोड़ दिए? नेक्स्ट आगे हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के प्रकार। दो पार्ट में इसको लिखिए। दो पार्ट में, एक तरफ लिखिए संसदीय कार्यपालिका, संसदीय पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री संसदीय प्रणाली लिख दीजिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरी तरफ अध्यक्षीय या राष्ट्रपति प्रणाली, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम। एक मिनट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम
प्रेसिडेंशियल सिस्टम, डैश के लिखिए। दो पहले दुनिया में ये दो कार्यपालिका के प्रकार वर्णित है, इसके बारे में पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इधर बीच बीच में लिखिएगा ऐसे करके, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिए इधर, पहला पॉइंट, इस प्रणाली में चाहिए, एक मिनट रुको। नोट्स से इसको करा देते हैं, खत्म हो जाएगा जल्दी, घर पे लिख लीजिएगा। दिख रहा है? बोलो ना जिसनो, नहीं दिख रहा है फिर भी देखिए बोर्ड पे बोल रहे हैं, वो सुनाई देगा, ठीक है। बाद में टेलीग्राम पे जाएगा, इसको लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, किसी को लिखने में समस्या तो नहीं है ना भाई? पहले वो बता दो, बोलो ना जिसनो, किसी को समस्या हो तो हाथ उठाओ, कि नहीं क्लास में लिखाया जाता तो बढ़िया होता। वो वाले हाथ उठाओ जल्दी, एक आदमी हाथ उठाया, और कोई, दो आदमी, और तीन आदमी, और कोई, धीरे धीरे संख्या, हाँ उसका तुम हाथ कहीं उठा रहे हो, और कोई किसी को दिक्कत? तो तुम बताओ, खड़ा हो, मतलब क्यों तुमको लगता है कि क्लास में लिखवाया जाना चाहिए? हाँ, तेज बोलो। अच्छा, फोन नहीं है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है फिर। बहुत, फोन नहीं रखते हो? पक्का? घर पे होगा ना? अच्छा, नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। अच्छा चलो ठीक है, बैठो। और कौन हाथ उठाया था जी? तुम, हाँ बताओ क्या दिक्कत क्या है? बहुत सही, ये तो कोई लॉजिक नहीं है, बैठो बैठो बैठो। और कोई समस्या? बोलो ना जैसा, बोर्ड पर देखो। अब ये इसलिए हम, देखो हम भी चाहते तो लिखा सकते थे, लेकिन वो टाइम डिले होगा। ये क्लास नोट से खुद का बनाया हुआ है, दूसरी जगह कॉपी पेस्ट रहता तो हम खुद ही नहीं भेजते। और जो भी फ्रेश नोट्स रहता है, जो एकदम कंप्लीट है, उसी को हम सामान्यतः इस ऐसे कराने का कोशिश करते हैं। जहाँ पे इधर उधर लिखा रहता है, उसको खुद हम लिखवा देते हैं कि लिखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। अब ये देखो, ये तो पूरा एकदम फ्रेश लिखा हुआ है ना। अब इसमें तो क्या दिक्कत है? इसको घर पे बैठ के लिख लेने में मतलब कोई समस्या दिख रहा है? कोई समस्या नहीं। अब आपको टाइम नहीं मिलता है या कोई और बहाना बतियाओ तो वो तो अलग बात है। दुनिया बहानाओं से भरी हुई है, बहाना तो बहुत सारा है ना भाई। आप लिख लेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो जल्दी, नहीं तो इसमें से 2-3 पॉइंट समझा पाएंगे कार्यपालिका का प्रकार, तब तक टाइम ओवर हो जाएगा। अभी 10-15 मिनट समय है, ये पूरा पेज समझा देंगे तो फिर आगे कल से राष्ट्रपति शुरू होगा। बोलो ना जी असनु, लेकिन आप ऐसा चाहते ही नहीं हो। एक दो बार बतिया रहा तो खाली पीडीएफ से पढ़ाई हो रहा है। तो जो नोट्स है, क्लास नोट्स, वो आपको पढ़ने समझने और क्वेश्चन बनने से जरूरत है कि घर पे लिखने का समय उतना कम से कम अपना बढ़िया से बैठ के घर पे लिख लोगे तो अपना नोट्स भी बनते जा रहा है, सारा काम होते जा रहा है। फिर भी समस्या तो चीज, जो पढ़ना ही नहीं चाहता उसके लिए हमेशा समस्या है, उसका कोई समाधान नहीं है। दुनिया की कोई शक्ति उसका समाधान नहीं ढूंढ सकती, ठीक है। तो 3 गो पहले थे, वो लिख लिए थे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, एक बीच में पार्ट, और ये सारा चीज अभी बताए थे। अब इसको घर पे लिखिएगा। नेक्स्ट आगे समझिए। कार्यपालिका 2 प्रकार से है, मतलब पूरी दुनिया के लेवल पे जो 2 प्रकार से काम करती है, उसमें से एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा है अध्यक्षीय या प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। इसको समझिए। सबसे पहली बात, किसमें? संसदीय प्रणाली में। भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय।
संसदीय प्रणाली की व्यवस्था बोलती है कि इस प्रणाली में देश का प्रमुख या देश का प्रथम नागरिक या हेड ऑफ द स्टेट, इसको बोलते हैं राज्य का प्रथम नागरिक। तभी राज्य के प्रथम नागरिक के लेवल पे बात हो रहा है। तो राज्य का प्रथम नागरिक निम्न में से कोई भी हो सकता है। निम्न में से मतलब जो नीचे दिया हुआ है, निम्न में से कोई भी हो सकता है। या तो राजा हो सकता है, राजा महाराजा रानी महारानी कोई भी हो सकता है, या दूसरा राष्ट्रपति भी हो सकता है। जहां राजा महाराजा है वहां पे फिर संविधान और ये व्यवस्था नहीं है तो डिक्टेटरशिप हो गया। उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। किम जोन वाला वो अलग माहौल है। लेकिन हम ब्रिटेन में भी तो राजा महाराजा है, बोलो ना जी उसमें, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो संसदीय प्रणाली में दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर राजा होगा तो उसको बोलेंगे कि वहां पे राजतंत्र है, लेकिन डिक्टेटरशिप वाला राजतंत्र नहीं है, संवैधानिक राजतंत्र है। संविधान भी है वहां पे, संविधान के तहत सारी प्रक्रिया भी फुलफिल की जाती है, लेकिन वहां पे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? राजा होता है। एग्जाम्पल ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की महाराजा या महारानी अपने हिसाब से कुछ काम नहीं करता है, डिक्टेटरशिप वहां पे नहीं है। वहां पे नीचे उनके सपोर्टिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद है, जिनका पूरा इलेक्शंस होता है। जैसे भारत में होता है वैसे प्रधानमंत्री और ये सब लोग का चुनाव होता है। चुनाव से जीत कर आते हैं तो उनके कार्यों में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। तो वहां पे राजतंत्र है, लेकिन साथ ही साथ संविधान और डेमोक्रेसी भी है, इसलिए इसको संवैधानिक राजतंत्र के नाम से जाना जाता है। यहां तक कोई समस्या? दूसरा, भारत का एग्जाम्पल, संसदीय व्यवस्था में ही एक सेकंड पार्ट होता है जहां का हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कोई दिक्कत पर्सन? संसदीय इसको बोलते हैं, यहां पे रिपब्लिक है क्योंकि राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, ये चुनकर आएगा। प्रियम्बल में भी बताए थे रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र। जहां का हेड ऑफ द स्टेट चुनाव जीतकर या चुनाव के माध्यम से आता है, उस कंट्री को हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक स्टेट है या रिपब्लिक कंट्री है, बोलो ना जी उसनो। तो जहां जहां पे भी राष्ट्रपति होगा वहां पे रिपब्लिक होगा, यानी वो गणतंत्र होगा, और संसदीय गणतंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो, चाहे राजा हो चाहे राष्ट्रपति हो। राजा वाला एग्जाम्पल ब्रिटेन का हो गया, राष्ट्रपति वाला एग्जाम्पल भारत का हो गया। यहां तो कोई दिक्कत पर्सन? दोनों में से कोई भी हो, ये सिर्फ औपचारिक प्रमुख होते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक समझते हैं? औपचारिक प्रमुख होते हैं। मतलब इसका नीचे लिखा हुआ है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के पास होती है। अच्छा, इधर एक मिनट पहले समझिए, फिर दोनों कंपेयर करते हैं। प्रेसिडेंशियल में क्या व्यवस्था है? इसमें राष्ट्रपति ही देश का प्रमुख होने के साथ साथ सरकार का भी प्रमुख होता है, अर्थात औपचारिक एवं वास्तविक शक्तियां दोनों राष्ट्रपति में क्या होता है? निहित होता है। भारत एग्जाम्पल, भारत में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनके कार्यों में सहयोग करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद है। और आर्टिकल 74 लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपना जो भी काम करेगा वो प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद के सलाह से। अब आपको हेड ऑफ द स्टेट बना दिया गया और बगल में 10 लोगों का वो समूह दे दिया गया, बोला कि आपको जो भी काम करना है इनके सलाह से करना है, बिना सलाह से कुछ भी नहीं करना है। शक्ति किसके पास है? इनके पास कि इनके पास? इनके पास, बोलो ना जी। तो कहने के लिए हेड ऑफ द स्टेट है, सब ऑफिशियल कागजी काम इन्हीं के नाम से होगा। बिल पे हस्ताक्षर होगा, भारत सरकार का कोई भी काम होगा उस पे हस्ताक्षर होगा, जो भी काम होगा सब इनके नाम से होगा, इनके नाम से होगा। लेकिन वास्तविक पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद के पास है। अभी आप सुनेंगे कि मान लीजिए कि चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल की नियुक्ति हुआ किसी राज्य में, राष्ट्रपति ने राज्यपाल की नियुक्ति की, तो लिखा हुआ है नियुक्ति की, लेकिन ये पूरा काम पर्दे के पीछे से कौन किया होगा? प्राइम मिनिस्टर और मंत्री। वो नाम सेलेक्ट करके सुझाव दे के भेज दिए होंगे, राष्ट्रपति हस्ताक्षर मार दिए होंगे, राज्यपाल की नियुक्ति हो गई। बोलो ना जी, बात समझ में आ गया? तो संसदीय व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री फॉर्म में, जो प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट होता है उसके पास औपचारिक प्रमुख है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद के पास होती है। तो भारत में ताकतवर कौन है? राष्ट्रपति है कि प्राइम मिनिस्टर है? प्राइम मिनिस्टर। बोलो ना जी, कोई दिक्कत पर्सन? अब किसी किसी मामले में राष्ट्रपति भी ताकतवर हो जाता है, वो दूसरा लोचा है, वो आगे समझ में आएगा कब। सब राष्ट्रपति रबड़ स्टंप नहीं होता है कि इधर से उठाकर इधर चिपका दीजिए, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ कुछ राष्ट्रपति ऐसे भी होते हैं
जो सरकार के विरोध में भी कभी कभी निर्णय ले ली है, प्रीवियस उसका इतिहास भी रहा है। ठीक है, तो सभी नहीं, लेकिन अधिकांश मामलों में ऐसा देखा जाता है कि ये औपचारिक प्रमुख है, जबकि वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के। जबकि अध्यक्षीय में ऐसा व्यवस्था नहीं है, राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा है, वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और सरकार का प्रमुख भी है। हेलो, बाद में लिखना, सरकार का भी प्रमुख है, यानी औपचारिक भी शक्ति है और वास्तविक शक्ति दोनों किसके पास? राष्ट्रपति की। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के पद पे चुन लिए गए, तो उनके अब वो किसी के मंत्रिपरिषद के सलाह से काम नहीं करेंगे। वहां की मंत्रिपरिषद जो होती है वो अब जिसको मर्जी वो अपने मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, या बिना मेंबर बने नियुक्त हो जाता है तो फिर 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ती है, तभी मंत्रिपरिषद के तौर पे काम करे। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं, प्रेसिडेंशियल में ऐसा सामान्यता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को लगेगा कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, वो मंत्रिपरिषद में होना चाहिए तो वो हो सकता है, वो बहुत बढ़िया दोस्त है, वो मंत्रिपरिषद में होना चाहिए तो वो हो सकते हैं। तो किसी को भी नियुक्त कर सकता है, वहां पे जरूरी नहीं है कि वहां के पार्लियामेंट से वो मेंबर होना चाहिए। अब किसी को मतलब ये मत समझिए कि धनिया प्याज किसी को भी नियुक्त कर लेंगे, वो भी सब पढ़े लिखे होशियारी लोग होते हैं। बोलो ना जी, ऐसा बात समझ में आया? पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल समझ में आया? पार्लियामेंट्री मतलब वास्तविक शक्ति कहीं और है, औपचारिक शक्ति कहीं और है, जबकि प्रेसिडेंशियल में सारा शक्ति प्रेसिडेंट के पास है। कोई दिक्कत? बोलो ना जी, यस नो भी नहीं बोलते हो। नेक्स्ट, दूसरा क्या अंतर है दोनों में? बोर्ड पे देखिए, यह सामूहिक नेतृत्व के आधार पर कार्य करता है, यह एक व्यक्ति के नेतृत्व पे आधारित है। अब अभी बोले कि राष्ट्रपति अपना काम करेगा, प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के, मंत्रिपरिषद में 60-70 लोग हैं, एक प्राइम मिनिस्टर है, तब उसके सलाह से। तो ये सामूहिक नेतृत्व मतलब मिलजुल के लोग अपना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अकेले डिसीजन नहीं लेते, वो कैबिनेट का मीटिंग होता है, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के लोग वहां पे शामिल होते हैं, सब लोग मिलजुल कर फैसला लेते हैं। बोलो ना जैसो। जबकि प्रेसिडेंशियल में ऐसी व्यवस्था नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को सपने में आया कि चाइना के ऊपर इतना टैरिफ लगा देना है तो उतना टैरिफ लगा देगा, फिर सुबह थोड़ा सा हंसी मजाक उसका उड़ा तो चलिए टैरिफ हटा दिया गया, अब दूसरा ला रहा है। बोलो ना जी, अभी तो चल रहा है ना, 130% चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था। कल परसों का न्यूज है कि दोनों के बीच समझौता हो गया, वो उसको घटाकर सीधे 30% कर दिया गया। बताओ, बोलो ना जी। तो इस तरह से वहां पे, क्योंकि उसके पास पावर थोड़ा सा क्या है ज्यादा, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में वो रूल कर रहा है। यहां तक कोई समस्या? तो वहां पे एक व्यक्ति के नेतृत्व पे आधारित होता है। नेक्स्ट, इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति, जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह है, उत्तरदायी है। जैसे कार्यपालिका जो भी काम करे, अभी जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, मंत्रिपरिषद की मीटिंग, युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, फिर युद्ध बंद हो गया, ये जो भी चीजें डिस्कशन में हो रहा है, सब कौन डिसीजन ले रहा है? मंत्रिपरिषद, कैबिनेट। बोलो ना जी सर। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट का कार्यक्रम, पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, मानसून सत्र जुलाई के आसपास, वो सारी बातें आकर पार्लियामेंट में सरकार को बतानी पड़ेगी, कब कैसे क्या हुआ, क्या डिसीजन कहां से लिया गया, वो सारी बातों को जनता के, पार्लियामेंट के थ्रू जनता को बताया जाए। यहाँ पे कार्यपालिका जो भी कार्य करती है विधायिका के प्रति जवाबदेह है या उत्तरदायी है, यानी विधायिका को उन सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। आप न्यूज में सुन भी रहे कि विपक्ष इस बात का विशेष सत्र बुलाइए पार्लियामेंट को और डिस्कस करिए कि पाकिस्तान के साथ कैसे युद्ध करना है, कैसे क्या करना है। आइए विधायिका में बैठ के बात करते हैं कि विधायिका में सब 543 लोकसभा सांसद और राज्यसभा के सांसद जब बैठे हुए हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं या हमारे प्रतिनिधि हैं, तो वहां पे डिस्कस होगा। तो यहाँ पे दोनों, जबकि प्रेसिडेंशियल में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है। यहाँ की कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। ठीक है। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव सामान्यतः अप्रत्यक्ष मतदान से होता है और इसमें सामान्यतः प्रत्यक्ष मतदान से होता है। दो प्रकार से मतदान होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। जैसे भारत में लोकसभा के एमपी के लिए जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष है, क्योंकि उसमें जनता डायरेक्ट, ये एमपी का चुनाव हो रहा है और इसमें जनता डायरेक्ट वोट दे रही है। मुखिया का चुनाव हो रहा है, इधर मुखिया का प्रत्याशी खड़ा है, जनता अपना डायरेक्ट वोट कर रही है। ये हो गया प्रत्यक्ष चुनाव।
राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव है तो जनता वोट नहीं करेगी, बीच में वो तीसरा आ गया, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नेक्स्ट प्रतिनिधि का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो नेक्स्ट प्रतिनिधि मतलब एमपी एमएलए को हमने चुन दिया और एमपी एमएलए किसका चुनेगा, राष्ट्रपति का। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे सामान्यतः अप्रत्यक्ष और यहाँ पे सामान्यतः प्रत्यक्ष। कोई समस्या? नेक्स्ट, कार्यपालिका की अनिश्चितता, कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। कार्यकाल, मोदी जी का कार्यकाल सामान्यतः संविधान में है कि 5 वर्ष, लेकिन ये फिक्स नहीं है। जैसा भी गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीट है और सरकार बनाने के लिए चाहिए 272, तो बाकी 32 सीट गठबंधन के साथ, गठबंधन के साथियों का मेल मिलाप है, इसलिए सत्ता में बने हुए हैं या फिर वो प्राइम मिनिस्टर है। जिस दिन ये गठबंधन वाले साथी उनका साथ छोड़ दे, इनका बहुमत खत्म, सरकार गिर जाएगी। तो यहाँ पे कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, संविधान में भले 5 साल लिखा हुआ हो, लेकिन जब भी बहुमत खत्म तब भी सरकार खत्म। 50-100 सांसद अभी बीजेपी के छोड़कर दूसरे पार्टी में चल जाएं, बहुमत खत्म, सरकार खत्म। बिहार में इसका एग्जाम्पल आप देखते भी है, कभी इधर सरकार, कभी नीतीश कुमार, इधर उधर सरकार बदलते हैं। तो यहाँ पे कार्यकाल की अनिश्चितता है, कोई दिक्कत परेशानी? जबकि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फिक्स है। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना है, 4 साल, तो वो फिक्स है, वो 4 साल तक रहे। बहुत ताकतवर प्रक्रिया है, पार्लियामेंट से उनको हटाने का महाभियोग बहुत टफ प्रक्रिया है, जो सामान्यतः फुलफिल नहीं होता है। यहाँ पे फिक्स है 4 साल, एकदम धुआंधार 4 साल काम करेगा, कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद विधायिका का अंग होता है। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद क्या होता है, जो मंत्रियों का समूह होता है उसी को क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद, बोलो ना जी सुनो। तो मंत्रियों का जो समूह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद। ये जितने सारे मंत्रिपरिषद के लोग हैं वो सब के सब विधायिका के भाग हैं या विधायिका के अंग है। केंद्र के विधायिका कौन सी है, संसद। संसद में कितने सदन, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो जितने सारे ये मंत्री लोग होंगे वो सब के सब मंत्री या तो कोई लोकसभा का मेंबर होगा या फिर राज्यसभा का मेंबर। अगर मान लो कोई नहीं है फिर भी बन गया तो 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेना पड़ता है, अदरवाइज उसका मंत्री का पद क्या हो जाएगा, खत्म। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के मंत्रिपरिषद में जितने सारे लोग हैं वो सब के सब विधायिका के भी मेंबर हैं, यानी लोकसभा या राज्यसभा के भी क्या है, सदस्य हैं। लेकिन अध्यक्षीय में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अध्यक्षीय में राष्ट्रपति में विधायिका से पृथक स्वरूप है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए, उनके मंत्रिपरिषद में कौन कौन से लोग हो सकता है कि कोई वहां की असेंबली का मेंबर हो, परंतु ये कोई जरूरी नहीं, वो जिसको मर्जी चाहे उसको मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं। हमें समझा दिया, हमें समझिए। संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था समझ में आया? तो ये 2 प्रकार से, घर पे जाके 2-3 बार इसको पढ़ कर रिविजन करेंगे तब चीज़ें समझ में आ जाएगी। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आता है। इसको यहाँ तक लिख लेना है और कल के टॉपिक में अब डायरेक्ट अब चर्चा होगा संघ की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका में पहला व्यक्ति आएगा जिसका नाम होगा राष्ट्रपति। महामुहिम श्री श्री 108 श्री राष्ट्रपति श्री, बोलो ना जैसे। तो कल से पढ़ेंगे हम किसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, कौन बन सकता है, क्या उसकी योग्यता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, कार्यकाल क्या होता है, इनके कार्य एवं शक्तियां क्या है, कैसे इनको पद से हटाया जा सकता है, अभी तक कौन कौन राष्ट्रपति बना है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो बीच में कौन काम करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का भी खाली होता है, फिर कौन काम करता है। ये सारा चीज राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, और अभी राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच कुछ विवाद भी चल रहा है। ठीक है, तो उसको भी समझेंगे। अभी राष्ट्रपति ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट को दे डाले हैं कि आप इसका जवाब दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट उस पर भी विचार विमर्श कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरफ, सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरफ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बोले तो मंत्रिपरिषद, क्योंकि राष्ट्रपति अपना सलाह से काम करता है किसके, प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ न्यायालय है, दोनों के बीच अभी काफी टसल चल रहा है कि कौन किसको कितनी शक्तियां मिली हुई हैं। ठीक है, तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने आया तो तमिलनाडु के मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए निर्धारित कर दिया कोई बिल पारित होगा तो इतने दिन के अंतर्गत राज्यपाल को सिग्नेचर करना पड़ेगा। तब तक जगदीप धनखड़
जो राज्यसभा के सभापति हैं और देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च नहीं है, राष्ट्रपति सर्वोच्च है। राष्ट्रपति जो मर्जी चाहेगा वो डिसीजन लगेगा। अभी नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने वो बोले नहीं, न सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, न सरकार सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। जैसे उनका स्टेटमेंट आया, इधर से राष्ट्रपति महोदया ने 14 बातों का एक लिस्ट हमारे न्यायालय को सौंप दिया, सुप्रीम कोर्ट को, जवाब दीजिए इस पे कि कैसे कैसे आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। तो काफ़ी अभी चल रहा है इस पे सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच, ठीक है। तो इसको भी समझेंगे, इसका क्या सब इशू है और आगे प्रक्रिया जारी रहेगी, ठीक है। तो कल इतना पढ़ के समझ के, ये टेस्ट प्रस्तावित है, कभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, चौथा रोज भी हो सकता है, कभी हो सकता है। आज भूगोल का टेस्ट है तो आज हो जाएगा, और बाकी तो इसका प्रस्तावित है तो मे भी कल नहीं तो परसों होना ही होना है, 2 दिन में कभी हो जाए। तो पढ़ उड़ के तैयार रहिए टेस्ट के लिए, आगे चर्चा जारी रहेगा। कल क्या डिस्कस होगा? राष्ट्रपति। टेस्ट के डर से भागा तो राष्ट्रपति गायब उसका। ओके, धन्यवाद।